नमस्कार मित्रों, मैं ऐसे वास्तु रिसर्चर हर्ष रेखा रिडर्सेशन जी। आज की हमारी चर्चा का विषय है पुत्र या वंश वृद्धि की चाह, लेकिन ग्रह वास्तु में अवरोध के दर्शन के कारण वह चाह अधूरी रहती है, कभी पूरी नहीं हो पाती, और जिसके कारण हमारी वंश वृद्धि हमारे सामने ही, आंखों के सामने ही पूर्णतः खत्म हो जाती है तथा निर्माणकर्ता अपनी तीसरी पीढ़ी को देख नहीं पाता, तीसरी पीढ़ी के आगे वंश वृद्धि को देख नहीं पाता है। ग्रह का जो प्रवेश द्वार है आपका या मुख है, वो आप किसी भी दिशा में हो, लेकिन ग्रह वास्तु में निर्माण के दौरान अगर आपने हर दिशा में वंश वृद्धि प्रदत्त द्वार होता है या आपके ईशान कोण को आपने भारी कर रखा है और नैऋत्य कोण को हल्का कर रखा है, और आपकी ईशान कोण से नैऋत्य कोण वाले धागे पर अगर आपने भारी कंस्ट्रक्शन कर रखा है, भारी निर्माण कर रखा है, नींव डाल रखा है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रखी है, सीवरेज टैंक बना रखा है, तब आप ये मान के चलिए कि आपकी संतति वृद्धि नहीं होगी और आपका वंश भी आपकी आंखों के सामने ही क्षय होगा। मेरे द्वारा यह स्थिति आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाई जाएगी, जो कि मैंने मौके पर जाकर किया था, जिसका नक्शा आपको इस वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है। मकान पश्चिम में और दक्षिण में खुला है, वहां से उसके प्रवेश द्वार हैं तथा वह प्रवेश द्वार के भीतर भी मकान जो पश्चिम में और दक्षिण में खुला है, बाउंड्री के अंदर भी, फिर जो निर्माण है वह उसका बाकी शेष उत्तर और पूर्व की ओर, ईशान कोण की ओर ज्यादा किया हुआ है, जिसके कारण ईशान कोण पर जो ईशान कोण जिसका कारक होता है पुत्र वृद्धि, संतति, वंश वृद्धि को पूर्णतः उसने खत्म कर दिया। और क्योंकि उसने ईशान कोण पर 2 मंजिल मकान निर्माण कर लिया था, अतः उसको पुरुष और स्त्री को पूर्णतः फिट होने के बाद, अर्थात दाम्पत्य सुख होने के बाद, पुत्री होने के बाद भी वंश वृद्धि नहीं हो पाई, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। अब हम बिंदुवार उस ग्रह के वास्तु में जो दोष था उनकी चर्चा करेंगे तथा वास्तु के अनुसार उस ग्रह में जो संरचना होनी थी उनकी भी चर्चा करेंगे, और तुलनात्मक अध्ययन कर यह निर्धारित करेंगे कि क्या कारण रहे जिससे उसकी संतति वृद्धि या वंश वृद्धि नहीं हो पाई। सर्वप्रथम हम वास्तु में देखने के दौरान पहले तो कंपास से डिग्री वेरिएशन चेक करेंगे। जो हमने डिग्री वेरिएशन चेक करा था उसमें वह 0 डिग्री वेरिएशन था, जो उसकी दिशा को सही निर्धारित करता था कि उसका मकान पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी था। वह इन दोनों दिशाओं में ओपन था और इन दोनों दिशाओं में उसके द्वार थे, जो मुख्य द्वार थे और छोटे थे। दूसरी बिंदु यह है कि जो उसका नैऋत्य कोण था, जो नैऋत्य कोण था वह हल्का था, वहां पर प्रवेश द्वार था, तो यह वहां पर वास्तु एक तरह का दोष था। जो नैऋत्य कोण होना चाहिए वह घर का सबसे भारी कोण होना चाहिए, वह सबसे ढका हुआ होना चाहिए, वह सबसे ऊंचा होना चाहिए, वह ढलाव से मुक्त होना चाहिए, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारी और अधिक निर्माण युक्त होना चाहिए। इसके विपरीत जो निर्माण में देखा गया कि वह बिल्कुल
हल्का था, उसमें भारी निर्माण नहीं हो रखा था, वह खुला था तथा वह उस क्षेत्र में अभिमुख था और उस क्षेत्र को उसने हल्का कर रखा था जहां ऊर्जा पैटर्न में ऊर्जा विरुद्ध क्षेत्र बताया जाता है। यह क्षेत्र भारी होने की वजह से उसकी कुंडली में तरह से राहु का प्रभाव अधिक था, जो उसकी कुंडली में संस्कृति क्षेत्र में सारे योग्यता या सारी फिजिकल फिटनेस होने के बावजूद भी वंश वृद्धि नहीं होने दे रहा था। उसके बाद तीसरा बिंदु है वह जो देखा गया वह ईशान कोण था। ईशान कोण की तरफ उन्होंने भारी निर्माण अर्थात कमरे बना रखे थे और कमरों के ऊपर भी 2 मंजिला कमरे उन्होंने निर्माण कर रखा था। इस वजह से ईशान भारी हो गया था। इसी के साथ ऊर्जा पैटर्न के अनुसार ईशान कोण सदा खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वह भारी भी नहीं होना चाहिए और वह हमेशा नीचा होना चाहिए। यह जो ईशान कोण था यह ऊर्जा पैटर्न के जो ऊर्जा वितरण विधि के विपरीत था। और चूंकि ग्रह के वास्तु में उत्तर पूर्व की दिशा से नेचर एनर्जी एंटर करती है और वहीं पर हैवी कंस्ट्रक्शन ने वंश वृद्धि को रोक दिया था। इसके साथ ही नैऋत्य कोण में अगर पद में देखें तो जय पद के आसपास के क्षेत्र पे हैवी कंस्ट्रक्शन था, जिसकी वजह से वह जातक पूर्ण रूपेण फिट होने के बावजूद भी पुरुष संतति को या वंश वृद्धि को उसके गुण को परिवर्तित नहीं कर पा रहा था। इसके साथ भी उत्तर का जो क्षेत्र वह पश्चिम की तुलना में हल्का खुला ओपन होना चाहिए, जबकि उत्तर का क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और पश्चिम का क्षेत्र हल्का हुआ था। यह नियम और ऊर्जा वितरण के विरुद्ध था। अब हम मुख्य द्वार की बात करते हैं जो इसका पंचम विश्लेषण है। हमने यह पाया कि इनका जो ग्रह का प्रवेश द्वार दक्षिण और पश्चिम दोनों में इनके प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इन्होंने वंश वृद्धि वाले पद दक्षिण में बृहदक्ष और पश्चिम में पुष्पदंत पर, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है वंश वृद्धि के लिए, वह पद इन्होंने एक्टिव या सक्रिय नहीं कर रखा था। इसके विपरीत उन्होंने अन्य पद सक्रिय कर रखे थे, जो भी वंश वृद्धि को बढ़ने से रोकने का एक कारण था। अतः वास्तु का निर्धारण करते समय आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि किसी भी दिशा का मकान हो, मकान वास्तु सम्मत होना चाहिए। वंश वृद्धि के साथ साथ पैसा, धन और संपत्ति निर्माण के लिए उत्तर और पूर्व यह 2 हिस्से आपके सुबस्त होने चाहिए। सुबस्त से तात्पर्य पहली बात वह क्षेत्र नैऋत्य या दक्षिण पश्चिम की तुलना में हल्के होने चाहिए, अर्थात वहां पर निर्माण नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये क्षेत्र खाली होने चाहिए। तीसरा, इन क्षेत्रों की ओर ढलान होना चाहिए। चौथा, इन क्षेत्रों पर दोहरा स्तर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और 5वां, यह क्षेत्र ईशान से संबंधित उसको परिवर्धित करने वाले ऊर्जा मान को, जैसे कि उस तरफ पानी का टैंक होना, पेड़ पौधे होना, अच्छे वृक्ष से लगे होना, से परिवर्धित होना चाहिए, जिससे जातक की वंश वृद्धि संभावित हो सके।
इस प्रकार इस जगत में जो भी व्यक्ति आता है वह इस प्रकृति से प्रदत्त ऊर्जा को लेकर आता है। ऊर्जा उसकी जिंदगी में किस स्तर तक और किन कारकों को प्रभावित करने वाली होती है, उसका प्रदर्शन उसकी हाथों की रेखाओं में, उसकी ज्योतिष कुंडली में, केतु कुंडली में और वास्तु में प्रदर्शित होता है। ज्योतिष और हस्तरेखा में प्रदर्शित दोषों का निवारण अगर संभव है तो हम वास्तु के मार्फत उस दोषों का निवारण कर सकते हैं, और उसमें अगर हम थोड़ा बहुत वास्तु के अनुरूप करेक्शन करें समय रहते हुए तो हमें वह चीजें या उस कारक का लाभ मिल सकता है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि हमें पुत्र प्राप्ति की चाह है और पुत्र प्राप्ति की विवाह उपरांत स्त्री की मेनोपॉज अवधि से पूर्व अवधि में दशा होने पर ही वास्तु दोष में संशोधन करने पर ही हम वंश वृद्धि की चाह को परिवर्तित करने की उम्मीद वास्तु दोष में सुधार कर सकते हैं। यदि हम इस अवधि के बाद वास्तु दोष में सुधार करते हैं और हम वंश वृद्धि की चाह रखते हैं तो वह संभव नहीं हो पाता। अतः वास्तु दोष में जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वह उस पर्टिकुलर अवधि से पूर्व या अवधि के दौरान ही किए जाने चाहिए और किए जाने चाहिए, जिससे कि आपको आपकी इच्छित कारकों का लाभ और आशीर्वाद मिल सके। धन्यवाद।